हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे जब एनसीईआरटी से उसको रटने की कोशिश करते हैं तो उनको वो बहुत हार्ड लगता है। पर अब मैं जब आपको हिंदी में समझाऊंगा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा और आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब हम लोग बात करते हैं 14 जुलाई 1789 को जो इवेंट हुआ था। अब ये इवेंट क्या था? इट वाज द इवेंट ऑफ आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस दिन क्या होता है, मॉर्निंग के अंदर जुलाई 14 1789 को फ्रांस के किंग लुइस 16 ने अपने आर्मी ट्रूप्स को बोला कि आप सिटी ऑफ पेरिस में मार्च करें। उन्होंने किस रीजन से बोला ये कोई नहीं जानता, बट वहां की पब्लिक ने इसको बहुत ही नेगेटिवली ले लिया। जब आर्मी के ट्रूप सिटी ऑफ पेरिस में मूव करते हैं तो वहां की पब्लिक में एक रूमर फैल जाता है, यानी एक अफवाह फैलती है कि किंग ने उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दे। तो फिर जब ये रूमर फैलता है तो वहां पे एक टाउन हॉल के बाहर 7,000 आदमी और औरत इकट्ठे होते हैं और वो खुद का एक मिलिशिया ग्रुप बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था पीपल्स मिलिशिया। वो ग्रुप इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो उन आर्मी के ट्रूप से लड़ सके। अब इन लोगों ने ग्रुप तो बना लिया, पर इनके पास तो फावड़े और कुल्हाड़ी थी। तो अब ये हथियार लाए कहाँ से? आर्मी से लड़ने के लिए तो इनको हथियारों की जरूरत थी। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां के जो सिटीजन्स थे वो वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लग जाते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि वहां की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहां पे आर्म्स और एम्यूनेशंस रखे होंगे। आर्म्स यानी कि गन्स और एम्यूनेशंस उनकी गोलियां। तो उन्होंने उन बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि वहां के आर्म्स और एम्यूनेशंस इनके हाथ लग जाए और वो लोग आर्मी से इजीली लड़ सके। तो इन्हीं इवेंट्स के बीच में जब कि वहाँ की लोकल पब्लिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर रही थी, पेरिस के एक ईस्टर्न साइड में एक प्रिजन फोर्ट्रेस था जिसका नाम था द बेस्टिल। तो कुछ मिलिशिया के लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया, ये सोच के कि वहां पे बहुत सारी गन्स और गोलियां रखी हुई होगी। तो जब वहां पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो बेस्टिल का जो कमांडर था वो मारा गया और वहां पे कुछ प्रिजनर्स थे उनको इन्होंने छुड़ा लिया। ऑल्दो वहां पे खाली 7 प्रिजनर ही थे, पर फिर भी ये इनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो उस बेस्टील के जो रॉक्स थे यानी जो ब्रिक्स थी जिससे वो किला बना हुआ था, पब्लिक उसको खरीदने लगी। इसलिए नहीं खरीद रही थी कि वो उससे अपना घर बनाएंगे, बल्कि वो इसलिए खरीद रहे थे कि वो एक सिंबल की तरह अपने पास रखना चाह रहे थे कि हमने उस किंग के उस सिंबल को तोड़ दिया जो कि हम पे बहुत अत्याचार करता है और ये हमारी पहली जीत का एक सिंबल होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग को सिर्फ हिंदी में समझना है और अब हम लोग को कुछ टॉपिक्स के नाम याद रखने हैं। अब अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था और क्यों हुआ था, उसमें आप लोग को बस ये टॉपिक्स याद रखने हैं कि किंग ऑर्डर टू मूव ट्रूप्स इन द सिटी ऑफ पेरिस, रूमर्स ऑफ ओपन फायर स्प्रेड, पीपल्स मिलिशिया वाज क्रिएटेड, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड अटैक ऑन फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टिल। हमने आपको हिंदी में समझा ही दिया है, तो अब आपको इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस इन टॉपिक्स के नाम याद रखने हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बांटी गई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी होते थे। अब क्लर्गी क्या होते हैं? क्लर्गी एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि चर्च में काम करते थे, जैसे कि फादर्स हो गए। ये लोग लाइक क्लर्की को अपन ये कह सकते हैं जैसे अपने इंडिया में पहले जब राजाओं का जमाना था तो हर राजा का एक पंडित होता था और जब वो पंडित जैसा कहता था राजा वही काम करता था। सेम क्रिश्चियन स्टेट्स में यही होता था, वहां पे फादर्स होते थे जो क्लर्की में आते थे और वहां के किंग को वो जो कहते थे किंग वही करते थे। सेकंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी में किंग्स और जो नोबल फैमिलीज होती वो लोग आते हैं। और थर्ड स्टेट में क्या होता था, पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे और कुछ बिजनेसमैन वगैरह होते थे, वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे। अब हम लोग पहले फ्रांस के किंग के बारे में जान लेते हैं। तो 1774 में लुइस 16 जो कि बोर्बन फैमिली से थे वो फ्रांस के किंग बने। आप लोग ने शायद बोर्बन बिस्किट तो खाया ही होगा। बोर्बन बिस्किट वालों ने ये नाम बोर्बन फैमिली से ही लिया है क्योंकि वो वहां की कोई रॉयल फैमिली थी। तो जो लुइस 16 थे उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी से हुई थी। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि यूरोप में है।
जो जिसका कनेक्शन आगे जाके जर्मनी से भी आएगा, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब ये नए नए किंग बने। भैया किंग, अपन क्या सोचते हैं किंग के पास क्या होता है, बहुत सारा खजाना होता है। लुइस जी ने भी अपना एक सपना देखा, सपने में सोचे अपने पास तो बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, बढ़िया है, आराम है अपने तो। पर क्या होता है जब वो ट्रेजरी में जाते हैं तो वो देखते हैं भाई साहब ट्रेजरी तो खाली है, आखिर पैसा गया कहाँ। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये ट्रेजरी खाली हुई कैसे। तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ द ट्रेजरी गॉट एम्प्टी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग को बस समझना है, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और उसको डिटेल में समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। आप लोग इजीली एग्जाम के अंदर इसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विच ड्रेन रिसोर्सेज। क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटेन बहुत टाइम से लड़ रहे होते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन एक टाइम पे कट्टर दुश्मन थे, आज भले ही ये एलाय है बट एक टाइम पे ये बहुत बड़े एनिमी थे आपस के, ये एक दूसरे से लड़ते थे पावर के लिए। तो अब जब लड़ाई चल रही है तो इनको हथियार लगेंगे, इनको सैनिक लगेंगे, इनको गोलियां लगेगी, गोलियां चाहिए इनको। अब ये सब कहाँ से आएगा, फ्री में तो आएगा नहीं, ये लोग हाथों से लड़ नहीं सकते, तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए। तो ये लोग रिच फैमिलीज और नोबल्स से पैसा लेते थे। देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, किंग के पास सब कुछ नहीं होता था, जो और भी नोबल फैमिलीज होती थी उनके भी सर्वेंट्स होते थे। तो किंग क्या कहते थे, उन नोबल फैमिलीज से अपने उनके सिपाही मांगते थे और उन बदले में उनको रुपए देते थे। तो इन पे लोन चढ़ता गया, डेब्ट चढ़ता गया और इनके बहुत सारे रिसोर्सेज लग गए। सेकंड पॉइंट आता है, फ्रांस का एक कैसल पैलेस था वर्सेलिस में, जहां पे किंग रहता था और अपना कोर्ट वहीं पे वो मेंटेन करता था। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था, इसकी रख रखाव मतलब इसका मेंटेनेंस करने के लिए बहुत पैसा लगता था। वहाँ जितने लोग काम करते थे उनको सैलरी देना, ये सब करना, इस चक्कर में बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। नेक्स्ट था एडिंग अमेरिकन फ्रीडम फाइट। अब क्या होता है, अमेरिका भी एक टाइम पे हमारी तरह ब्रिटेन का गुलाम रहा हुआ है। अमेरिका जब ब्रिटेन से आजादी के लिए लड़ रहा था, उस टाइम पे फ्रांस भी ब्रिटेन का दुश्मन था। तो फ्रांस ने बोला भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्होंने जाके अमेरिका से हाथ मिला लिया और उनको बोला कि हम आपके फ्रीडम में आपको सपोर्ट करेंगे, हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में आपकी हेल्प करेंगे, तो हम आपको गोला बारूद, हथियार और सैनिक भेजेंगे। पहले ही तो भैया आपके पास बिलियन डॉलर का, बिलियन बिलियन लीवर्स, सॉरी डॉलर्स नहीं लेवर्स, उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी लेवर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं फ्रांस वाले, जब वहां पे अपने भेजते हैं तो वो अमेरिका की मदद तो करते हैं, अमेरिका जीतता है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो होती है, जो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस ले लेती है, पर वो फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लेवरेज का और डेप्ट चढ़ा के चली जाती है। ये इन पे भारी पड़ गया। जो कुछ अदर रीजंस थे वो ये थे कि जब इन्होंने इतना वॉर में लिया तो इन्होंने जो लोन्स लिए, तो उस लोन्स का इंटरेस्ट बहुत हाई था, इनको लोन के इंटरेस्ट देने में पैसा लग रहा था। रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे, इनको अपनी आर्मी वालों को पैसा देना पड़ेगा, भाई आर्मी वाले फ्री में तो लड़ेंगे नहीं अपनी जान को खतरा डाल के। हाँ देशभक्ति की बात होती है भाई, बट स्टिल उनको पैसा तो दोगे ना, वो फ्री में तो नहीं लड़ेंगे। ऑफिशियल्स को पैसा देना पड़ता था, वरना क्या पता वो गद्दारी कर लेवे। कोर्ट को मेंटेन करना। अब क्या होता है, जो थर्ड स्टेट था ना जो हमने पढ़ा था, सिर्फ वो अकेला ही टैक्स भरता था। नोबल्स जो सेकंड स्टेट में आते थे वो लोग टैक्स नहीं भरते थे, इसलिए फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी हो चुकी थी। तो आप लोग को पॉइंट्स तो याद हो ही गए होंगे, और मैंने जो हिंदी में समझाया बस उसी को समझना है डिटेल में, आपको रटना कुछ भी नहीं है। बुक के अंदर अजीब सी लैंग्वेज दे रखी है, आप लोग उसको अगर रटोगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इनका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, आप इजीली इसका आंसर कर देंगे। तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी बटी हुई थी उसमें क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान थे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट के बारे में। फर्स्ट स्टेट में क्या आता था, क्लर्की आता था, जैसे मैंने आपको बताया था। क्लर्की क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो चर्च में काम करते हैं, जैसे कि फादर्स वगैरह, फादर जिनको हम कहते हैं ना, वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियन की रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सेकंड स्टेट में आते हैं नोबेलिटी। नोबेलिटी में नोबल्स एंड किंग्स की जो फैमिलीज होती थी वो रहते थे, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी और इनको पास बहुत सारा पैसा होता था। अगर आप नोबल्स या फिर क्लर्गी में बॉर्न होते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिकली टैक्स देने से बच जाते हैं। इनको प्रॉफिटेबल पोजीशंस भी मिलती थी आर्मी, गवर्नमेंट और चर्चेस में। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेट के बारे में। थर्ड स्टेट के अंदर क्या होता था, कुछ अमीर बिजनेसमैन भी होते थे, कुछ लॉयर्स होते थे,
फिर आते थे स्मॉल फार्मर्स और कुछ आते थे बहुत ही गरीब फार्मर्स। थर्ड स्टेट वालों को सारा टैक्स भरना होता था, यानी कि फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो सारा का सारा थर्ड स्टेट के टैक्स से ही भरा जा रहा था। सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट कोई टैक्स नहीं देता था, बल्कि वो इनसे वो टैक्स लेते थे। अब हम लोग देखो, जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, पीजेंट्स 90% जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो पीजेंट्स की थी। और बची हुई जो 10% पॉपुलेशन थी ना, उसमें क्लेर्गी, नोबल्स और थर्ड स्टेट के कुछ रिच पीपल्स आते थे। अब आप सोच सकते हैं, खाली एक 10% लोग 90% लोगों से टैक्स ले रहे हो, फिर उनपे जुल्म भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको नोबल्स और क्लेर्गी के यहाँ पर ही काम करना होता था। कैसे करना होता था ये भी देखिए, क्योंकि उस टाइम पे 60% जो लैंड था फ्रांस का वो चर्चेस के पास में था, या फिर किंग्स, नोबल्स और कुछ रिच पर्सन थे उनके पास था। पीजेंट्स और जो पुअर्स थे वो बस उनके वहां काम करते थे, उनको वहां काम करना पड़ता था, जैसे कि या तो आर्मी में काम करना, उनके घर पे काम करना, झाड़ू पोछा जो भी करना होता था वो काम उनको वहां करना पड़ता था। फिर टैक्स भी इन्हीं को देना था। अब आता है नेक्स्ट, टैक्सेस। टैक्सेस में क्या होता है, यहाँ से अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। क्यों? जब किंग के पास एम्प्टी ट्रेजरी होती है ना, मैंने आपको बताया था, तो वो क्या करते हैं, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। अब भैया क्लर्गी और नोबल खुद तो कुछ टैक्स पे कर नहीं रहे, और जो लोग टैक्स पे कर रहे हो उन पे टैक्स और इंक्रीज कर दिया। अब सारा का सारा टैक्स तो थर्ड स्टेट सिटीजन्स को ही पे करना है ना, उन पे तो लोड बढ़ गया। अब जैसे कि आप इस फिगर में ही देख लीजिए, जो पीजेंट्स थे ना उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था एक टाइप से। वो नोबल्स और क्लर्गी के घर पे काम करते थे, उनके फील्ड्स में काम करते थे, या फिर आर्मी में भी इन्हीं को काम करना पड़ता था। देखिए कैसे एक पीजेंट की पीठ के ऊपर नोबल्स और क्लर्की बैठे हुए आराम से, सारी मेहनत कर कौन रहा है, पीजेंट कर रहा है, फायदा कौन उठा रहा है, फर्स्ट के दो स्टेट्स। अब टैक्सेस के अंदर दो तरह के टैक्स थे। सबसे पहले था तीथे। तीथे क्या थे, चर्च जो टैक्सेस लेते थे उनको तीथे बोलते थे। अरे यार, पहले स्टेट को भी टैक्स दो और चर्च अपना खुद का टैक्स भी ले, ये क्या बात हुई। पर यहाँ पे यही होता था, चर्च जो टैक्सेस थे वो पीजेंट से डायरेक्टली ले लेते थे। उसके बाद सेकंड टाइप का टैक्स था टेलिंग। इसमें पीजेंट्स को स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, स्टेट यानी कंट्री को। किंग के पास भी टैक्स ज्यादा था, मतलब दो टैक्स दे रहे, दो तो ये दे रहे। अब उनके अदर टैक्सेस भी हुआ करते थे। अदर टैक्स लाइक डेली लाइफ में, जैसे कि आज हम लोग कुछ भी खरीदते तो उस पर हमारा जीएसटी का टैक्स लगता है। इसी में उनके भी ऐसा था, जैसे कि नमक खरीद रहे हो, तंबाकू, टोबैको जो भी बोलते हैं वो खरीद रहे, उस पे भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है। पहले ही तो उनको कम सैलरी दे रहे, पहले ही तो वो बेचारे गरीब, उनके पास जमीन नहीं, वे सारा टैक्स भी वही दे रहे। यानी कि थर्ड स्टेट जो था वो अलोन था, वो अकेला था जो कि टैक्स पे कर रहा था और ऊपर के दो मजे कर रहे थे। इस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होती है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में वहां के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।